Hello everyone. I hope all of you are doing good and preparing well. अभी हमारा एसएससी जेई 2023 का रिजल्ट आया और इस एसएससी जेई में हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ जैन, जिन्होंने इस बार का एसएससी जेई 2023 क्वालिफाई किया है और उसमें बीआरओ के जगह को ग्रैब भी किया है। सो जैसा कि हम पहले भी और भी इंटरव्यू भी ले चुके हैं इस कंटिन्यूशन में, कि इन सारे इंटरव्यूज से हमें अपने वो बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हमें मैसेज पहुंचाना है और उनको कम से कम प्रिपरेशन के दौरान जो क्वेरीज जो उनके रहते हैं उन क्वेरीज से रिलेटेड जो सवाल जवाब होंगे समवेयर कुछ ना कुछ उनको वहां से कुछ हेल्प भी मिले और उनको जवाब भी मिले। सो लेट अस वेलकम सौरभ। हेलो सौरभ, many congratulations from मास्टर लर्नर टीम। थैंक यू सर। सो ये बताओ हाउ यू आर फीलिंग नाउ? सर गुड, थोड़ा रिलैक्स है? यस सर। ये तुम्हारे चेहरे से ही देख के लग रहा है। सो ये थोड़ा अपना प्रिपरेशन की जर्नी शेयर करोगे? वो जो एक्चुअली जो बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, जब तुम भी प्रिपरेशन कर रहे थे ऑब्वियसली तुम भी देखते होगे ना कि जिस सक्सेस पा लिया तो उनके जरा इंटरव्यूज को सुनते हैं कि कैसे उनका प्रिपरेशन रहा, क्या गलतियां उनसे हुई। तो थोड़ा ये सब कुछ अगर बताना चाहो और शेयर करना चाहो हमारे सारे स्टूडेंट्स के साथ। सर मेरे साथ प्रॉब्लम एक ये रहती थी कि मेरा ना थ्योरेटिकल चीजों में थोड़ा वीक था, न्यूमेरिकल चीजें थोड़ी स्ट्रांग थी, तो मैं हर बार थ्योरी की वजह से मतलब अच्छे नंबर नहीं ग्रैब कर पा रहा था। तो मैंने इस बार क्या करा, इस बार मैंने सबसे पहले तो मास्टर लर्नर्स का ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करा था। उसने मेरे को बहुत फायदा करा, मतलब उससे मेरे को थ्योरी वाली चीजें थोड़ी अच्छे से वो हो पाई। और उसमें भी एक सबसे अच्छी चीज वो जो प्री क्लास लर्निंग नोट्स होते थे ना सर, वो सच में बहुत अच्छे थे। उसकी वजह से जैसे सपोज कोई भी सब्जेक्ट था तो उसमें थ्योरी वाली चीजें मैंने वहां से अच्छे से प्रिपेयर करी और न्यूमेरिकल तो मेरा अच्छा था ही, तो मेरे को उसमें थोड़ा ध्यान नहीं लगाना पड़ा। और एक चीज आपने सर क्लास में बोली थी कि कोई भी चीज मतलब इस बार कैसा भी पेपर क्यों ना हो लेकिन 40% से ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं रहेंगे। बिल्कुल। बस बच्चों के अंदर ये मिसकंसेप्शन रहा कि भाई गेट के क्वेश्चन लगा लो, ईएस के क्वेश्चन लगा लो, बहुत ज्यादा मतलब लोगों ने उसको लगाया और वो फिर उसकी वजह से उनको दिक्कत भी हुई, एग्जाम नहीं निकाल पाए। हाँ, क्योंकि समय कम था और उस कम समय में बहुत ज्यादा तुम न्यूमेरिकल की तरफ भागोगे तो क्या होगा पता है, जो तुमने पहले पढ़ाई कर रखी है उसके थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करने में, रिवाइज करने में तुम मिस कर जाओगे ना, रह जाओगे। और सर इस बार का जैसे प्री था तो सबको ये मेरे को तो ये समझ में आ गया था कि इस बार का प्री देखे कि भाई असर्शन रीजन बहुत ज्यादा मैटर करेंगे, तो मैंने उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखा मेंस में। और सर मैंने एक बहुत अच्छी चीज ये करी थी कि जैसे सपोज मेरे पास जब सपोज सर्वे है, अब सर्वे में मेरे को जैसे थियोडोलाइट में प्रॉब्लम होती थी, तो वो जो प्री क्लास लर्निंग नोट्स होते थे मैं उसमें से क्या करता था, जैसे थियोडोलाइट्स के अलग कर लिए, ऐसे मैंने सेग्रीगेट कर लिए थे हर एक सब्जेक्ट में से, और फिर मैंने उसको प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास एक स्पाइरल कॉपी रखी और मैं बस उसको पढ़ता था। अच्छा, मतलब ये बताना चाह रहे हो अपनी स्ट्रेटेजी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस सब्जेक्ट के जिस चैप्टर में तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम थी उन सबको सब तुमने छांट लिया था अलग से। यस सर। तो जैसे सर्वेइंग में सपोज थियोडोलाइट में प्रॉब्लम है या सपोज सॉइल मैकेनिक्स में किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है, जैसे सर सॉइल एक्सप्लोरेशन में मेरे को वैल्यूज याद नहीं रहती थी, फैक्ट्स में मेरे को प्रॉब्लम होती थी। मैं वैसे तो न्यूमेरिकल्स तो कर पाता था लेकिन फैक्चुअल डाटा मेरे को दिक्कत होती थी याद रखने में। एक बार मैंने सर से पूछा भी था, घनश्याम सर से, कि जैसे बीएमसी में प्रॉब्लम होती थी तो मैंने उनसे पूछा था कि इसको कैसे याद करें, तो सर ने यही बोला था इसको बार बार रिवाइज करो, उस पर ज्यादा ध्यान दोगे तभी। जैसे आरसीसी में कोडल्स वैल्यू होती है, मेरे को वहां प्रॉब्लम होती थी बहुत ज्यादा, तो मैंने उसको भी ऐसे ही सही किया कि मतलब उसके कोड्स बार बार रिवाइज करे और वो भी उसके थ्रू नोट्स के थ्रू। सो दैट वाज अ वेरी नाइस स्ट्रेटजी फ्रॉम सौरभ। और व्हाट एल्स एक्स्ट्रा यू हैव? सर और एक ये बात कि जैसे हम ना ईएस पे अगर फोकस या कोई भी बड़े एग्जाम पे फोकस करते हैं तो हम ये करते हैं कि हम थ्योरी मतलब हम ना नॉन टेक को नेग्लेक्ट कर देते हैं इसके लिए, एसएससी के लिए। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जैसे हमने सपोज ईएस पे फोकस कर रखा है तो हम टेक्निकल हमारा अच्छा हो जाता है, हम क्या करते हैं ऐसे उठ के पेपर देने चले जाते हैं। बट आजकल की डिमांड नहीं है, आपको हर चीज कवर करनी पड़ेगी, ये डिमांड। तो मैं जीएस भी पढ़ता था, मेरे को रीजनिंग भी प्रैक्टिस करता था। और रीजनिंग प्रैक्टिस का क्या, और रीजनिंग और जीएस को मैनेज कैसे करते थे, क्योंकि टेक्निकल का तो बहुत बड़ा वॉल्यूम हो जाता था, तो पूरे डेली बेसिस पे कुछ ऐसा मैनेजमेंट? डेली बेसिस पे जैसे मैंने सपोज कोई भी एक नंबर मतलब कोई भी एक टॉपिक उठा लिया, जैसे वो उठा लिया ब्लड रिलेशंस उठा लिया, तो मैं अब उसको पहले मतलब थोड़ा सा वैसे देखा, थ्योरी वाला पोर्शन देखा उसमें कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद केवल
या तो टेस्ट सीरीज के थ्रू सॉल्व करता था या फिर बुक्स के थ्रू सॉल्व करता और ये जीएस वाला भी तो बहुत वास्ट पोर्शन है, और इनफैक्ट जीएस वाले पोर्शन के लिए टेक्निकल में तो फिर भी हमारे पास बाउंड्रीज हैं, हमें पता होता है सिलेबस की अप टू दिस मार्क वी हैव टू गो। जीएस में ये नहीं मालूम होता था, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाए थे? सर जीएस में मैं क्या करता था, जैसे मेरे को ये पता था कि पॉलिटी हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये सब स्टैटिक पोर्शन है, तो इसको मैंने थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया। और फिर मैंने पेपर के लास्ट के टाइम्स में करंट अफेयर्स, मैंने मतलब मैगजीन खरीदी थी एक, उस मैगजीन के थ्रू मैंने प्रॉपर ईयरली मैगजीन खरीदी, उसके थ्रू मैंने बस केवल करंट को ऐसे ही देखा और चला गया पेपर में। ओके, दैट वाज आल्सो अ नाइस स्ट्रेटेजी। इनफैक्ट तुमसे पहले भी एक स्टूडेंट आया था, ही आल्सो सेड द सेम थिंग कि कुछ एक पोर्शन उसने सेग्रीगेट कर लिया जीएस में, पॉलिटी है या मान लो फिजिक्स है या कुछ भी हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में इनफैक्ट वो बता रहा था कि ही वाज नॉट, उसको लग रहा था कि एंशिएंट हिस्ट्री बहुत वास्ट हो जाता था, तो उसमें हाँ, सिर्फ तो मेडिवियल और ये सर यही मैंने भी किया था, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को उसने थोड़ा सा लुक आउट किया। तो बेसिकली ये है कि जीएस के पोर्शन को तोड़ लिया जाए, और तोड़ने के बाद उसमें से जो पोर्शंस तुमको लगते हैं स्टैटिक वाले, जो बहुत ज्यादा डायनेमिक नहीं है, उन सबको एटलीस्ट पूरे तौर से कर लिया जाए। क्यों? यस सर। तो वो एक अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्वेश्चन का इंश्योर कर देता है कि हाँ भाई अब 15 तो श्योर हो गए, 15 तो श्योर। हाँ, उसके बाद फिर उसके ऊपर कुछ और मार्क्स, राइट? यस सर, यस। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, इनफैक्ट सारे स्टूडेंट्स पे ध्यान देना क्योंकि चाहिए। सर अगर हम केवल करंट पे फोकस करेंगे तो उसके क्वेश्चन हार्डली 15 से 20 मार्क्स के आते हैं, तो उसकी वजह से हमारा ये वाला पोर्शन रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टाइम कम रहता है, तो आई टोटली एग्री विद दिस। टाइम में सब कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे ना। बिल्कुल। तो और ये रीजनिंग को लेके तुम कैसे करते थे? क्योंकि उसमें एक टाइम, उसमें मान लो चलो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के लिए सर कुछ उसके लिए मैं स्टॉप वॉच रखता था अपने ओके पास। जैसे मैंने को उसको सेट कर देता था 40 मिनट में मेरे को 50 क्वेश्चन करने हैं। ओके। तो उससे ये हुआ कि जब मैं पेपर में दिया तो उसको कम टाइम में सॉल्व हो गया था, जैसे अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स में मैंने वो रीजनिंग वाले 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। दैट वाज वेरी नाइस। तो ये प्रैक्टिस जो है, ये मैं हमेशा बताता हूँ, अगर तुम नहीं करोगे रीजनिंग के सारे सवाल, सारे इंटरव्यू में यही बात बोलता हूँ भाई, सारे सवाल तुमसे बन सकते हैं, बट रीजनिंग टाइम पर डिपेंडेंट है, जितना कम समय में कर पाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट उठा पाओगे। सर उसमें ये रहता है ना, श्योर मार्क्स हैं, अगर आपने 50 में से 45 भी सही करे हैं तो आपको ये पता है 43 तो आ ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और टेक्निकल वाले पोर्शंस में कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी बताओ, जैसे क्या तुमने कोई ऐसा स्ट्रेटेजी अपनाया था कि कैसे क्वेश्चंस छोड़ देने हैं या कौन से क्वेश्चंस कर लेने हैं? सर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, सबके साथ ही रहती भी होगी, बच्चों के साथ भी, कि हम लोगों को ना ये समझ में नहीं आता है क्या टॉपिक छोड़ना है और क्या टॉपिक को पढ़ना है। बिल्कुल। तो मैंने क्या करा था, जैसे मैं प्रीवियस ईयर देखता था, मतलब मेरे पास बुक थी वो प्रीवियस ईयर वाली, तो उसमें मैंने टॉपिक्स को वो कर लिया कि भाई ये टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें सर वो सॉइल से पूछता है, एनवायरमेंट से पूछता है, बीएमसी बहुत ज्यादा आती है, एस्टिमेट बहुत ज्यादा आता है, तो मैंने इस पे फोकस करा और मैंने उनको फिर वही नोट्स के थ्रू रिवाइज करा। अच्छा, मतलब मैंने वो टॉपिक्स वहां से निकाल लिए कि कौन कौन से टॉपिक्स में। और सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब मेरे को जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी कि मेरे जैसे थ्योरी वाली चीजों में ना मैं एलिमिनेट कर पाता था दो, और दो में मेरे को प्रॉब्लम हो जाती थी, फंस जाते थे, और वो सर जो टिक करता था उसका अपोजिट ही आंसर होता था। तो ये फिर ये प्रॉब्लम कैसे ठीक किया तुमने? सर ये थ्योरी ज्यादा पढ़कर, मतलब उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ा, थ्रू नोट्स और थ्रू मतलब कुछ वीडियोस भी देखी। अच्छा, शुरुआत जब तुमने भी तैयारी की होगी तो चीजें तो इतना याद नहीं रहता होगा, ढेर सारा सब्जेक्ट है, ढेर सारा कंटेंट है, तो ऐसा लगता नहीं होगा यार ये, अब पता चला 2-3-4 सब्जेक्ट पढ़ लिया, चौथा पांचवा सब्जेक्ट स्टार्ट हो, पीछे का सब गायब हो गया। सर उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको रिवाइज करना होता है उसको जितनी बार, मतलब मैं क्या करता था सर, जैसे रात नहीं तो रिवाइज के अलावा कोई ऐसा है जो कोई गोली है, कोई ऐसी चीज तो होगी, क्योंकि आखिर हम तो ये हर बार बोलते हैं पर सुनता तो कोई नहीं है ना सर। गोली किसी चीज की सो एवरी टाइम जब पूछते हैं ना बच्चे, तुम भी पूछे होगे कि भाई सर याद नहीं हो पा रहा, याद नहीं हो रहा, तुम करते रहो ना उसको, निरंतर उसको रिवाइज करते रहो, लगातार देखते रहो अलग अलग टाइप से, लाइक जब तुम टेस्ट सीरीज भी दे रहे होगे तो भी उस नजर से गुजरेगा। तो सर मैं उसको बुकमार्क कर लेता था, जो भी क्वेश्चंस को मेरे को, जैसे सपोज कोई असर्शन में दिक्कत आई या कोई मेरे को थ्योरेटिकली वीक लगा या कोई कॉन्सेप्चुअली वीक लगा, मैंने उसको बुकमार्क कर लिया, फिर लास्ट में उसको देखा। अब जैसे सर मैं ऐसे ही, जैसे आप क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराते थे, तो जैसे सपोज 50 क्वेश्चन सॉल्व हुए पूरे डे में, तो मैं उनमें भी यही करता था। जैसे सपोज मेरे से कोई, जैसे आप सॉल्व कराते थे तो सॉल्व हो गया अगर, तो वो ठीक है, जो सॉल्व में दिक्कत हुई या थोड़ी सी हर्डल आई मेरे को, मैं उसको नोट कर लेता था वहीं पे, मतलब जैसे सेकंड क्वेश्चन है तो सेकंड क्वेश्चन करके नोट कर लिया। और फिर जब सर पीडीएफ आती थी, जब जैसे क्लास अपलोड खत्म होने के बाद पीडीएफ आती है, तो सर मैं उसमें से वो क्वेश्चंस को हटा लेता था सेग्रीगेट करके,
उसका स्क्रीनशॉट खींच के उसकी पीडीएफ बनाकर अपने पास रखता था। अच्छा, इन सब से अलग एक अलग क्वेश्चन पूछा जाए तुमसे, तुम क्लास में डांट कितनी बार सुने होगे या नहीं सुने हो? सर स्टार्टिंग में पहले दिन ही सुना था। तो क्योंकि मुझे याद है मैं तुमको डांटा हूँ, ऐसा मुझे याद आ रहा है। सर असल में क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। वो उसका एक्सटेंडेड वर्नियर का क्वेश्चन था, मतलब एक्सटेंडेड वर्नियर आप बता रहे थे, तो मैंने 2n - 1 into s होता है उसका फॉर्मूला, n हाँ, equal to, हाँ। मैंने 2n + 1 into s बोल दिया। तो सर उस दिन मेरे को लगा कि यार ये भी नहीं पता है, अब पढ़ना पड़ेगा। सर उसके बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दिए आपको याद। नहीं, उसके बाद बहुत अच्छे देते थे तुम क्लास में भी। यू आर डूइंग क्वाइट गुड। नहीं, ऑब्वियसली अगर तुम ध्यान से पढ़ रहे हो ना तो इतना, अब कंटेंट यार देखो, कंटेंट ठीक है, जितना है उतना ही काफी है, पर ध्यान से अगर पढ़ रहा है बंदा और उस पर भरोसा कर रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है आज के डेट में। इतना डाइवर्सिफाइड कंटेंट अवेलेबल है कि अगर मान लो मैंने तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट किया, अब तुम और 4 जगह देखोगे तो तुमको लगेगा उसका भी सही है, उसका भी सही, और इस डाइवर्सिफाइड कंटेंट में अपना तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो होता चला जाएगा। नहीं तो सर ये तो ट्रस्ट था मेरे को पता था कि एग्जाम, मतलब जो चीजें अपने पहले ले लिया, जैसे कोर्स ले लिया तो कोर्स से ही निकलेगा एग्जाम, और कोई तरीका नहीं है। तो मैंने कहीं इधर उधर वो भी नहीं करा, जैसे मैंने ना कभी ईएस लगाया गेट से, इस एसएससी के मेन से पहले ना गेट के क्वेश्चन सॉल्व करे। मेरे को ये पता था कि जो क्वेश्चन है वो सेल्फ सफिशिएंट है, केवल उतने ही सॉल्व कर लूंगा। मैं उसको बार बार प्रैक्टिस करता रहा, तो उसकी वजह से मेरे को फायदा हुआ, मेंस में अच्छा स्कोर कर पाया उसकी वजह से। बिल्कुल, लेकिन ये बार बार प्रैक्टिस करने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग, मुझे लगता है कि, अच्छा ये छोड़ो, मैं बाद में करूंगा, ये तो बहुत सब जानते हैं कि भाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, लगातार पढ़ना जरूरी है। अभी रिसेंटली अगर प्री के 2 महीना पहले की बात करें तो प्री के 2 महीना पहले तक तुम डेली बेसिस पे कितना आवर पढ़ लेते थे? सर अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 hours बस, मात्र। से ज्यादा नहीं। अच्छा, और मेंस के 2 महीना पहले तक? मेंस के 2 महीना पहले तक 8-9 घंटे। 8-9 घंटा। मतलब मेंस को लेकर बहुत डेस्परेट हो गए थे कि अब तो क्योंकि सर प्री में इस बार नहीं जाना चाहिए यहाँ से। प्री में मार्क्स थोड़े कम थे, तो इसलिए मेंस पे थोड़ा Okay. ज्यादा फोकस करा। और ऑब्वियस भी है कि अगर प्री में थोड़ा सा रह गया है तो, और देखो ना, वो मैं कोरिलेट करूंगा तो लगेगा कि तुम कम पढ़ देते इसलिए तुमको प्री में कम लगा। थोड़ा उधर भी एफर्ट लगाते तो शायद। मतलब मैं 4 to 5 hours टेक्निकल को देता था और 1 से 2 घंटा नॉन टेक। नहीं, टोटल ओवरऑल मिला के तो मुझे 6 लगता है to कि 7 उधर भी तुम 6-7 घंटा तो पढ़ते ही थे। हम्म। मतलब इसकी कोई जगह नहीं है कोई ये सोच रहा है कि मैं जैसे तैसे पढ़ लूंगा, मैं थोड़ा कम पढ़ के चला जाऊंगा और किसी तरह निकाल लूंगा। अच्छा, तुमको तो एक्सपीरियंस हो गया ऑलमोस्ट 3 times यू हैव गिवन दैट एसएससी जेईई, राइट? और ये 3 बार में तुम पिछले के 2 बार और इस बार का नया पूरा, तो पहले का जो हिसाब था क्वेश्चन वगैरह का और अभी का, इसके बीच का डिफरेंस बताओ जरा। सर पहले ये होता था कि जैसे पहले तो एक कन्वेंशनल पेपर होता था, तो अब मैं कन्वेंशनल में कैटेगरी में प्री को कंपेयर करके बताओ, पहले के प्री और अभी के प्री में क्या फर्क लग रहा है तुम्हें? सर इस बार का पेपर थोड़ा टफर साइड पे था, क्योंकि किस टाइप का टफ? मतलब इस बार असर्शन रीजन बहुत ज्यादा पूछे गए। अच्छा। और इस बार मतलब ऐसा नहीं था कि आप, मतलब जैसे एसएससी में हर बार ये होता था कि आप कोई भी क्वेश्चन एकदम टिक करके आगे बढ़ जाओ। हाँ। लेकिन इस बार थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था। बिल्कुल, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। वरना आप पहले ज्यादातर क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कहीं कहीं से एक पूरा बंच ऑफ क्वेश्चन करने के बाद अगर याद रह गया तो भी तुक्के से कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता था। अब ये थोड़ा सा सीन कम हो जाएगा, राइट? यस सर। तो ये अच्छा लग रहा है तुमको कि बुरा लग रहा है? नहीं सर, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा था कि मेरा इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर था। ओके। क्योंकि कन्वेंशनल में स्कोर, मतलब उसमें क्या होता है कि फैकल्टी के ऊपर होता है, ऊपर से खुद की हैंड राइटिंग और बहुत सारी चीजें उसमें मैटर करती है। यस। तो उसमें क्या होता है, अगर आप किसी क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। यस। बट यहाँ पे क्या है, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है और आपको, अब देखो हम मैक्सिमम टाइम सब बच्चे ऑब्जेक्टिव पेपर देने पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल। तो नहीं, कन्वेंशनल में ये बात मैं भी मानता हूँ। कुछ बच्चे अभी रिसेंटली भी एक स्टूडेंट आया था, ही वाज सेइंग कि सर मैंने 3 क्वेश्चन बनाए थे, वो तीनों सही थे, बट वो 15-15 नंबर के थे और मुझे मिला उसमें 5-5 नंबर था। यस सर, और वो उसने पेपर अपना रिव्यू करा के शायद मंगवाया होगा, तो वो बोल रहा है कि वो नंबर क्यों कटा पता नहीं चला। तो कन्वेंशनल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आपके सवाल बनाने के बाद भी नंबर का ऊपर नीचे होना बहुत अजीब बात यस थी। सर, वो किसी को तो बहुत ज्यादा मिल जा रहा है, किसी को कम मिल जा रहा है। अब ये है कि एमसीक्यू होने से कि जो अप्रोप्रिएट राइट कैंडिडेट है वही उसमें सिलेक्शन ले पाएगा। यस सर।
अनवांटेडली जो किसी को मिल गया नंबर या कोई अच्छा कैंडिडेट था उसको नहीं मिला, ऐसे अब हालात नहीं बन सकते। या यूं कहें कि अब एक्सक्यूज किसी के पास नहीं बचेगा। क्यों? अब सीधा सीधा नहीं हुआ तो बोलना पड़ेगा मेरी गलती थी और मैंने मेहनत शायद कम किया हो या कुछ मेरे मिस्टेक्स रह गए हो, और हो गया तो मतलब अच्छी बात है। दैट्स इट, राइट? तो सर और कुछ खास बताओ कि इस पूरा 3 बार का एग्जाम दिए तो ऐसा नहीं लग रहा था कि यार बस बहुत हो गया, ये नहीं करना? ये तो सर हमेशा ही लगता था कि बस बहुत सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया था कि बस ये लास्ट है मेरे लिए। सर ये था कि ये डू और डाई वाली कंडीशन, ओके, निकलेगा तो सही, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे। ये हो गया था। नहीं पर ये जो तुमने किया ना डू और डाई वाला, ये तो शुरू में करना चाहिए। मैं वही तब बताता हूँ कि या तो यार देखो प्रिपरेशन थोड़ा सा है, जर्नी तो एक हो जाता है किसी का 1 साल वाला बहुत रेयर होता है, बट 1 साल 2 साल 3 साल ये जर्नी रहता है। बट क्या है कि अगर सिलेबस का कवरेज हो गया, रिवीजन ठीक हो रहा है, तो भाई ताकत लगाना है तो पूरा लगाओ। ये 50-50 वाला ताकत थोड़ा इधर लगा रहे हैं, थोड़ा मिस कर रहे हैं। नहीं सर, एक प्रॉब्लम ये होती थी ना, अब जैसे हम सभी पेपर देते हैं, सभी बच्चे देते हैं। अब जैसे कभी किसी ने ईएस पे फोकस करा, गेट पे फोकस करा, अब एसएससी के लिए 2 से 3 महीने बचे, तो हम लोग स्टार्टिंग में अपना फोकस उस पर रखते थे। तो उसके बाद जब हम शिफ्ट करते थे तो हमारे पास टाइम नहीं होता था, तो इसकी वजह से हम उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। तो पता चला ना इधर ही हुआ ना उधर ही हुआ। आजकल का ट्रेंड ये हो गया कि आप हर कुछ भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हो। कोई भी टॉपिक आपने अगर अनलीव कर दिया तो आप उससे बाहर हो सकते हो सिलेक्शन। अच्छा, ये टॉपिक छोड़ने वाली बात कही तो तुम बताओ कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोई ऐसा चैप्टर वगैरह जो तुम एकदम पूरी तरह छोड़ के गए हो, या तो प्री में या मेंस में एकदम बिल्कुल ही छोड़ दिया हो जिसको? सर प्री में छोड़ा था। कौन सा? एनवायरनमेंट छोड़ा था, थोड़ा वाला पीछे वाला पोर्शन। अच्छा, वो सीवेज वाला पोर्शन वो पूरा ही छोड़ दिए थे? हाँ, पूरा ही छोड़ दिया। अच्छा, और नॉइस और वाटर पॉल्यूशन, नॉइस और एयर पॉल्यूशन, नॉइज एयर पोल्यूशन वाला पार्ट भी छोड़ दिए थे? और सर जैसे सर्वे में थियोडोलाइट वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ता था, प्लेन टेबल नहीं पढ़ता था। फोटोग्रामेट्री हल्का सा फॉर्मूले देख लिए, लेकिन उसमें जो फोटोग्राफी देखा ही क्यों, तो है ही तुम्हारे सिलेबस। अच्छा, और तो सर नहीं काउंट कर दो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि देखो ये इतने सारे पोर्शन सौरभ छोड़ के गया था ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि और लास्ट मोमेंट पे आते आते, अभी की बात नहीं है लेकिन 5 महीने बाद जो स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, अब कुछ पोर्शन छूट गया रहता है ना, वो पढ़ा उन्होंने है ऑलरेडी बहुत सारा, बट उस पर कॉन्फिडेंस ना रख के जो थोड़ा बहुत छूट रहा है उसको लेके वो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हिलता रहता है। नहीं सर, वो ये चीज है कि आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ो और उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम निकलेगा। अच्छा, वो रेलवे एयरपोर्ट भी पक्का छोड़े होगे फिर तो? यस सर, वो छोड़ा था। सो मैं काउंट करना स्टार्ट करूं क्या? पूरा सीवेज वाला, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, फिर रेलवे एयरपोर्ट एंड देन सर्वे के थियोडोलाइट एंड प्लेन टेबल, देन और सर जैसे सॉइल में सॉइल एक्सप्लोरेशन you count all of you just count it। बहुत सारे टॉपिक्स छोड़े थे। और भी सर जैसे आरसीसी में वो नहीं पढ़ता था, स्टेयरकेस वगैरह ये सब कभी नहीं पढ़ा। ओके, प्री में भी और मेंस में पढ़ा था थोड़ा बहुत, क्योंकि उधर इरिगेशन हाइड्रोलॉजी वगैरह सब कंप्लीट था। नहीं, इरिगेशन में सर मेंडरिंग वाले पोर्शन, स्पिलवे वाला पोर्शन, ये सब छोड़ता था। ओके, हाइड्रोलॉजी पूरा पढ़ा था। और जैसे सर एस्टिमेट में भी वो टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट वाले वो सब चीजें नहीं पढ़ी मैंने। यार तो तुम ज्यादातर तो नहीं पढ़ा भाई, तुम्हारा आ रहा है। नहीं, बेसिकली सी ही इज नॉट सेइंग कि मैं नहीं पढ़ा था मतलब कंप्लीटली वो छूटा हुआ था। ही हैज ऑलरेडी स्टडीड ऑल दैट, राइट? है ना? यस सर, यस सर। क्योंकि वो ये ऐसा नहीं सोच लेना कि इसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था। ये ही सेइंग दैट के एंड मोमेंट आते आते क्या होता है कि एक पूरा जो सिलेबस का रिवीजन है वो नहीं हो पाता है कई बार। तो मैसेज पूरा क्लियर होना चाहिए। ये नहीं पढ़ने का जो मैं पूछ रहा था कि एंड मोमेंट पे कई बार जब तुमको क्लैरिटी किसी पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं मिल पाती है तो उस पे ज्यादा एफर्ट लगाने से हो सकता है कि तुम थोड़ा और परेशान हो जाओगे। तो बेटर ये होता है कि कुछ चैप्टर्स को तुम जो पहले जितना नॉर्मल सरफेशियल वे में जो याद है तो ठीक है, अदरवाइज कहीं डेप्थ में जाके परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सर टाइम भी कम रहता है, टाइम कम रहता है, तो वैसे कुछ चैप्टर को जो पढ़ के रखे हो तुम तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो और मेजर पोर्शन को रिवीजन पे जरूर ला सकते हो, राइट? तो ये मत सोचना कि 100% छोड़ के गया था। इट्स नॉट लाइक 100% छोड़ के याद था वो, बस पेपर से थोड़ा दिन पहले, 15-20 दिन पहले मैंने उसको पढ़ना बंद कर दिया था। थोड़ा पेपर से पहले हो सकता है कुछ चीजें छोड़ दी हो, मुझे याद नहीं है। तुमने एयरपोर्ट रेलवे वगैरह शायद नहीं किया होगा, मुझे लगता है, तो हो सकता है वो छोड़ दिया हो क्योंकि उसकी वेटेज भी काफी कम। लेकिन सर उसकी नॉलेज थी कि अगर उस पे सुपर एलिवेशन पे क्वेश्चन आ गया तो मैं सॉल्व कर सकता था। सी स्टिल ही वाज हैविंग सब, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मतलब छोड़ के जाना। कभी ना कभी वो टॉपिक पढ़ा है। अभी मैं एक बात बताता हूँ, तुम देखो मेंस का मैंने पेपर देखा, ठीक है? तो पढ़ाते समय तुम्हारे इसमें सिलेबस में रेलवे का वो जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग है कहीं लिखा नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको पढ़ाते समय मुझे ऐसा लगा कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग में डेफिनेशंस है,
और पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि रेलवे से ये वाला जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग का डेफिनेशन, कुछ छोटा छोटा डेफिनेशन है, ये शायद ये लोग पूछ सकते हैं। तो क्लास में मैंने स्पेशली पॉइंट एंड क्रॉसिंग का वो वाला डेफिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट करा दिया, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, और उससे एग्जैक्टली 2 सवाल तुमको मिलेंगे जेईई में। सर वो दोनों देखते साथ टिक हुए। तो अब वो मेंस में तुमको मिल गया तो सोचो कितना ही अच्छा लगा होगा। हालांकि वो सिलेक्शन एक फैकल्टी के साइड से था, वो हो सकता है ओवरबर्डन भी हो जाता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई टफ तो पार्ट था नहीं, थोड़ा कवर अप कर ले, जबकि उस सिलेबस में मेंशन नहीं। और वो सर आपने शायद लास्ट क्लास में बताया था, और वो भी आपने शायद उस पे बोर्ड पे ही शेयर करा था मुझे कुछ ऐसे। बिल्कुल। और दूसरा एक पार्ट तुम्हें याद होगा कि सब बच्चे बहुत बोलते हैं कि स्ट्रक्चर का ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, आखिर स्ट्रक्चर के पोर्शन से बहुत ज्यादा आ नहीं रहा है। स्ट्रक्चर का जो मेजर जो पोर्शंस आता है या पहले काइनेटिक इंडिटरमिनेसी, बस स्टैटिक इंडिटरमिनेसी या थोड़ा बहुत ट्रस्ट से रिलेटेड आ गया, ट्रस्ट बस। और कभी आने वाले समय में अगर कुछ इन्वॉल्व कर दे तो आरसीएस वगैरह का नॉमिनल प्रॉब्लम, इनफैक्ट वो भी इंडिटरमिनेट नहीं, ओनली द डिटरमिनेट पार्ट से 3 चार्ज पूछ सकता है ज्यादा से। तो और उस पे भी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ये सब फॉर्मूले कुछ ही नहीं, उसमें फॉर्मूले पूछना है या फिर अब ऐसा नहीं है कि हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाए उससे कुछ नहीं। सबसे बड़ी कंफ्यूजन सर यही बच्चों को रहा है कि मतलब ये दिमाग में रखना है कि भाई एसएससी का एग्जाम है तो उसका लेवल वैसा ही रहेगा, और टाइम के हिसाब से देखो ना कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और अगर कोई पूछ रहा है, सपोज तुमको बोल रहा है कि फॉलिंग हेड कैपिलरी का वो परमिटिविटी टेस्ट से क्वेश्चन आ गया, और उसमें तुम्हें पता है पहले से तुम बनाते समय देखे हो कि उधर लॉग है इन्वॉल्व, और लॉग में भी 2 अप एंड डाउन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है। अब वो तुम सीधा क्वेश्चन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ढूंढो, अगर तुमको लग रहा है वो बनने के बाद लॉग की वैल्यू याद है तो घुसो, वरना छोड़ दो उसको, वरना कहां से तुम सॉल्व कर सकते हो उसको, राइट। अब सर जैसे इसमें कैलकुलेटर भी इन्वॉल्व था, तो बच्चे क्या करते हैं कैलकुलेटर को ढंग से पहले वो नहीं करके जाते हैं प्रैक्टिस, तो उसके लिए मैंने गेट वर्चुअल कैलकुलेटर का ऐप डाउनलोड कर रखा था, मैं उससे सॉल्व मतलब क्वेश्चन जब भी है सपोज कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं उसके थ्रू सॉल्व करता था। बिल्कुल, तो ये बात विदाउट कैलकुलेटर जो आने वाले समय में मेंस के लिए जाओगे, यू हैव टू गेट एक्सपीरियंस थ्रू दैट वर्चुअल कैलकुलेटर, नहीं तो फिर तुम्हें परेशानी होगी, क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर नॉर्मल कैलकुलेटर से थोड़ा सा डिफरेंट वे में तुमको फील आएगा, तो उसका थोड़ा प्रैक्टिस करके जरूर जाना चाहिए। यस वो तो जाना ही पड़ेगा तभी, तो क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा सा लगता है ज्यादा। नॉर्मल कैलकुलेटर पे हमारा हाथ सेट रहता है तो हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं, बट उसमें क्या होता है कि हमको थोड़ा वैल्यूज ध्यान से रखनी होती है, जैसे उसमें साइन 3 रखना है तो 3 पहले फिर बाद में साइन, इस तरीके का होता है उसमें। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी करके जाते हैं लॉग का, कुछ लॉग 2 लॉग 3 का याद करके वैल्यू, कुछ लोग tan का कितना दूर तक तुम कुछ वैल्यू याद करने के मामले में कुछ रट्टा मार के क्या गए थे इसमें? सर मेरे को ये कैलकुलेशन पर्पस से है, सारे सब्जेक्ट में हो सकता है ऐसा ना, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो कुछ ऐसा बनाए थे क्या डाटा? सर मेरे को log 2 log 3 ये सब तो याद ही रहता था, बट मैं क्या करता था सर अप्रोक्सीमेट, जैसे सपोज नीचे ऑप्शन 2 है, जैसे 233/245 बोला है उसने, तो मैं 245 को 250 अप्रोक्सीमेट कर देता था, तो इससे क्या होता था अब जो आंसर आएगा वो इससे बड़ा ही आएगा। मतलब तुम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को थोड़ा ऑप्टिमाइज करके कर लेते थे। अब जैसे पाई स्क्वायर है उसकी वैल्यू को 10 ले लिया, हाँ तो भाई 3.14 है, उसका स्क्वायर करेंगे करीब 9 पॉइंट समथिंग आएगा, लेट्स टेक 10, तो 10 बना के निकाल लिया। यस सर, ऑब्वियसली। और क्लास में हम ये करते भी है कई बार, बहुत सारे ऐसे सवालों में कि तुम इस तरह से करके, और अब ये सर प्री के लिए बहुत फायदे करता है, क्योंकि प्री में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता, आपको सॉल्व भी बहुत जल्दी करना रहता है। आयुष सर स्पेशली एक बार न्यूमेरिकल कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें उस पे क्लास दी थी। यस सर, वो देखी थी वो मैंने। सो बहुत अच्छा लगा सौरभ मिलके तुमसे, और तुमसे बात भी करके। मुझे लगता है बहुत सारे इंटरव्यू लिए मैंने, बट दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक इंटरव्यू। सो यू आर वेरी लवली एंड चार्मिंग, एंड वी विश फॉर योर करियर कि भाई तुम्हारा आगे का जो फ्यूचर करियर हो बहुत ब्राइट हो। सो एक लास्ट बताओ, तुम पढ़ाई कहाँ से किए हो सौरभ? सर एसआईटी पिथौरागढ़, उत्तराखंड का गवर्नमेंट कॉलेज है। उत्तराखंड का। सो अपने जितने भी तुम्हारे जूनियर्स या बैचमेट होंगे उन सबको, या फिर और भी दोस्त वगैरह होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को क्या मैसेज देना चाहोगे इस प्लेटफॉर्म से? सर सबसे पहले तो हमको ना अपना गोल डिफाइन करना रहता है। अब ऐसा नहीं है कि अब कोई भी एग्जाम है उसके लिए आपको 3 से 4 महीने तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए उस एग्जाम को क्रैक, जो मतलब एसएससी लेवल, जो जूनियर इंजीनियर लेवल पे मैक्सिमम 6 महीने तो चाहिए ही चाहिए किसी एग्जाम को। तो हम क्या करते हैं, हम एक साथ बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में थोड़ा तो कॉमन रहता है, बट हम क्या करते हैं वो जो जैसे जीएस वाला पोर्शन इसमें नेग्लेक्ट कर दिया, या कुछ सपोज हिंदी पूछा है किसी एग्जाम में तो हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमको कुछ नहीं नेग्लेक्ट करना है, हमको सब चीजों को कवर करना है। ओके। तो बच्चे ये करते हैं बहुत ज्यादा कि वो क्या करते हैं कि वो कुछ पोर्शंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है वो उसमें स्कोर नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से वो बाहर हो जाते हैं। तो पहले सबसे पहले अपना गोल डिफाइन करना होता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को पहले पूरा प्रिपेयर करना होता है, माइंड मेकअप करना होता है कि भाई कैसे कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है और किस किस ड्यूरेशन में सिलेबस को कंप्लीट करना है।
और कौन कौन सी रिसोर्सेज, सबसे बड़ी चीज सर रिसोर्सेज पे फोकस करना है कि कौन कौन सी चीजें रिसोर्सेज जो भी हैं उस पे कौन कौन सी रिसोर्सेज को हमें अडॉप्ट करना है। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा वास्ट है जीएसबी तो सब कुछ पढ़ने लग गए आप यूपीएससी की प्रिपरेशन। टू मेनी ऑफ रिसोर्सेज ऑलवेज विल बी डेंजरस, राइट? तो मैंने भी सर यही करा था, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखी और जो रिसोर्सेज रखी वो मेरे को पता था कि हाँ इसकी वजह से एग्जाम निकल ऑथेंटिक रिसोर्सेज। यस सर, वही चीज। वैसे मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है और सब कुछ नहीं पढ़ना होता। बिल्कुल। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन सौरभ, एंड हम तुम्हारे आगे के फ्यूचर के लिए बहुत सारी तुम्हारे बधाई, शुभकामनाएं पूरे मास्टरनर्ड टीम की तरफ से। थैंक यू सर।